आप सभी का ज्ञान योग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र के विषय में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको टॉपिक श्वसन तंत्र है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप बीएससी में हो या फिर एमएससी में हो। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसा है कि आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नर्सिंग वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि उनका भी श्वसन तंत्र टॉपिक रहता है। ठीक है, इसमें टाइटल वैल्यू भी हम लोग निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए तो आप देखिए चले जाए, जब चैनल विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक्स में से ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पर। ठीक, आपको मिल जाएगा क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन में तो डाल रहे हैं पर वो क्या होता है क्लिकेबल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, तो श्वसन तंत्र को समझते हैं। तो देखिए, अंगों का वह समूह, क्या अंगों का वह समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक हो, यानी कि जिससे हम श्वसन लेने में, जो हमारी श्वसन क्रिया करने में सहायक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, अब भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, सामूहिक रूप से वह अंगों का समूह जो श्वसन क्रिया करने में हमारी सहायता करता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, ऑक्सीजन लोगे क्या, आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं लेते हो। ठीक है, आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। ठीक है, और जिसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज को तोड़ देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, उसके साथ क्या होती है, ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी होती है वह रिलीज होती है, निकलती है। ठीक है, जैसे आपका ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ठीक, प्लस इसके साथ C6O2 यानी कि देखिए 6 ऑक्सीजन है। ठीक, 6 ऑक्सीजन के अणु है। तो देखिए 6 ऑक्सीजन के अणु है। तो अब देखिए इसको क्या है, बैलेंस करना है। ठीक, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक, इसको स्पष्ट देख लेते हैं, रिएक्शन को समझ लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है ये क्या हो गया। ठीक, पूछा जाता है ये, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। 6 कार्बन यहाँ पे है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ठीक, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, कितने हो गए 12। तो 12 ऑक्सीजन और प्लस 6 कितनी आपके पास हो गई, जोड़ के कमेंट करके बताइए। ठीक, कितनी हो गई। तो देखिए यहाँ पर 6 कार्बन हो गई और आपके पास कितनी, तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन होगी आपको पता है, और ऑक्सीजन O2 करोगे। ठीक है, आप O2 करोगे तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन लिखोगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, आपको देखो 6 कार्बन हो गई प्लस आपके पास 12 ऑक्सीजन हो गई। ठीक, तो 6 कार्बन, यहाँ कार्बन से पूरा हम लोग का बैलेंस हो गया। ठीक, और 6 दूनी 12 और यहाँ के ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए। ठीक, अब बचे यहाँ के 6 ऑक्सीजन। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, 6H2O। ठीक, 12 है, देखो 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 ये ऑक्सीजन हो गए। जब किसी मॉलिक्यूल के आगे 6 लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि देखिए नीचे जो लगा है उससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गए आपके, और 6 आपके ऑक्सीजन हो गए, प्लस आपकी देखो 686 कैलोरी जो होगी वो एनर्जी रिलीज होगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया। और देखिए समझते हैं, तो देखिए श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। अगर पूछा जाए श्वसन कौन सी क्रिया है तो यह ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलती है। यही कारण होता है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे श्वसन क्रिया हो नहीं रही। जब श्वसन नहीं हो रहा है तो वहाँ बॉडी पूरी तरीके से क्या होती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो रहेगी नहीं। जब एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक, श्वसन होगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो बॉडी होगी वो गर्म नहीं होगी, पूरी तरीके से क्या होती है, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। मृत व्यक्ति रेस्पिरेशन नहीं करता, श्वसन क्रिया नहीं करता। ठीक है, श्वसन की क्रिया एक अपचायी यानी कि कैटाबोलिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, कैटाबोलिक क्रिया होती है। अब श्वासोच्छ्वास को समझते हैं क्या होती है, ब्रीथिंग क्या होती है। तो देखिए सांस अंदर लेना, ठीक, सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहेंगे। ठीक है, मतलब अंदर लेंगे, ठीक, ऑक्सीजन लेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालेंगे तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। श्वासोच्छ्वास जो होती है 2 प्रकार की होती है, निःश्वसन, देखो निःश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, यानी कि इन, ठीक, देखिए निःश्वसन हो गया, निःश्वसन हो गया आपका, निःश्वसन हो गया। ठीक, अब अगला पेज देखते हैं, ये है ठीक, निःश्वसन। देखिए इन
इन रेस्पिरेशन को समझेंगे तो देखिए निःश्वसन का मतलब होता है कि सांस अंदर लेना। जहाँ पे इन आ जाए तो वहाँ मतलब सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। और इसके द्वारा हमें देखिए कौन कौन सी गैसें हम लोग अंदर लेते हैं। ठीक, हम लोग ऑक्सीजन के साथ और कौन कौन सी गैस लेते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और नाइट्रोजन लेते हैं 78%। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कौन कौन सी गैसें हैं, कितनी कितनी मात्रा में लिया, तो हमने ये रेशियो है। ठीक है, अब निकाला कौन, एक्स। देखो एक्स का मतलब यहाँ पे ई एक्स लिखा हो, यहाँ पे मतलब है बाहर निकालना, आई एन मतलब इन यानी कि में, ठीक, एक्स मतलब बाहर। ठीक है, तो अब निःश्वसन में क्या होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन होता है। ठीक, अंदर लेना निःश्वसन, बाहर निकालना निःश्वसन। ठीक है, कहते हैं जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ें। ठीक, जितनी ली क्वांटिटी उतनी तो बाहर छोड़ें, पर किंतु गैसों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो हमने लिया वह बदल जाएगा। क्या होगा, वह बदल जाएगा। निःश्वसन में देखिए गैसों का रेशियो क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन कितनी निकल रही है, तो ये निकल रही 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.6%, मतलब हम लोगों ने ली 0.03%, और निकल यहाँ कितनी रही है, देख लीजिए कितना। नाइट्रोजन जो होती है, यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन क्या होती है, ज्यों का त्यों बाहर निकल जाती है। ठीक, बदलाव किस में हुआ, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसके रेशियो में हुआ। अब प्रमुख अंग देख लेते हैं, तो देखिए श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वही क्या कहलाते हैं, श्वसन के प्रमुख अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कौन सा तंत्र है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अपना मनुष्य का देखने से पहले हम लोग कुछ जीव हैं जो कि पूछे जाते हैं, उनका देख लेते हैं। तो देखिए एक कोश की जीव होता है, वह विसरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक, जलीय जीव जितने होते हैं ये गिल्स या फिर क्लोम कहते हैं, जिन्हें गलफड़े कहते हैं, उसके द्वारा श्वसन करते हैं। कीट जो होते हैं श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। टेडपोल जो बच्चा मेढक होता है, जो पानी में तैरता हुआ दिखता है, आपको मछली के तरीके दिखता है। ठीक, तो वो मेढक का लार्वा होता है। ठीक, तो ये भी गिल्स के द्वारा, जो मेढक होता है पानी में गिल्स के द्वारा सांस लेता है, जो टेडपोल अवस्था में होता है। ठीक, निष्क्रिय मेढक जो भूमि के अंदर दब जाते हैं, जब बारिश खत्म हो जाती है तो मेढक कहाँ सारे छुप जाते हैं, तो वो देखिए मिट्टी में छुप जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, त्वचा के द्वारा जो होता है श्वसन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, अब मानव जो होता है, मनुष्य फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, और एक बात, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो वहाँ गिल्स के थ्रू क्या करता है, वो श्वसन की क्रिया करता है। ठीक, क्योंकि पानी में बच्चा होता है माँ के गर्भ में। ठीक है, केचुआ जो होता है वह अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है, श्वसन करता है। जीवाणु जो होते हैं मीसोसोम के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अब हम लोग श्वसन मार्ग, मानव का श्वसन मार्ग समझेंगे। ठीक है, तो श्वसन मार्ग देखते हैं। तो मानव जब श्वसन करता है तो जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं, तो उस मार्ग को ही क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहा जाता है, मतलब जिस मार्ग के थ्रू ऑक्सीजन आती जाती। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का पूरे ब्लड में संवहन कौन करता है, कौन ले जाने का कार्य करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो अब श्वसन मार्ग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए नासा क्षेत्र यानी कि नोस्ट्रेल, नासिका कपाट। ठीक है, नासिका कपाट यानी कि नौसर वाल्व। ठीक, और ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स होगी, स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स हो गया, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई यानी कि ब्रोंकाई हो गई। ठीक, ब्रोंकाई को ब्रोंकाई ही कहते हैं, ब्रोंकियोलेस। ठीक, ये होता है। ठीक, और डायफ्राम भी होता है। क्या होता है, डायफ्राम भी होता है। ठीक है, अब देखिए चित्र देख लेते, ये और है, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, वायु कोष्ठ हो गए, रुधिर हो गया, कोशिका हो गए। ठीक, इतने क्या होते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते, साथ में डायफ्राम। ठीक, डायफ्राम आपका मेन होता है। अब देखिए ये चित्र है। ठीक, ये देखिए ट्रैकिया है, ये है ट्रैकिया। ठीक, क्या है ये, देखिए ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये अपर लोब है, ये देखिए ब्रोंकस है, ये पल्मोनरी देखो आर्ट्रियोल है। ठीक, ये पल्मोनरी वॉल्व है, ये है एल्वुलाई। ठीक है, और ये आपका डायफ्राम है। ठीक, डायफ्राम है, और ये क्या है, आपका हार्ट है। ठीक, कितना अच्छा ये बताइए कि डायफ्राम फीमेल, देखो मेल में तो होता नहीं, फीमेल में ऐसा कब समय आता है जब डायफ्राम उसका वर्क नहीं करता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नहीं तो लास्ट तक वीडियो देखिए, तो आपको लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो कब जो होता है कि वर्क नहीं करता है।
बताइए, ठीक है। आप डायफ्राम को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डायफ्राम गुबंदाकार यानी कि डम शेप्ड का पेशीय रचना होती है, ठीक। यह वक्षगुहा के नीचे, ठीक, आपके जो फेफड़े जहाँ की आपकी रिब्स खत्म होती है उसके नीचे जो होता है वो डायफ्राम होता है। जैसे उठता है बैठता है, जब सांस लेते हो तो डायफ्राम ही फूलता है, ठीक है। नीचे उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है और निःश्वसन में यह 75% क्या करता है, योगदान करता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। यानी कि देखिए यही आपका आंसर है कि जब गर्भवती महिला होती, फीमेल होती है, उसका डायफ्राम होता है वो वर्क नहीं करता है। सोच लीजिए कंडीशन ऐसी भी आती है कि डायफ्राम उस स्टेज में वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गिरा, ठीक, तुरंत उसकी मृत्यु हुई, बोले कहीं पूरे शरीर में चोट ही नहीं लगी, भैया उसका डायफ्राम टूट गया, तो तुरंत क्या हो गया, वो चट्टपट हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब देखिए डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। निश्चित है कि डायफ्राम टूटा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, पूरे शरीर में कहीं चोट नहीं दिख रही है, ठीक है, और व्यक्ति गिरा और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब उसका डायफ्राम टूट गया। जब श्वसन ही नहीं हो रहा था तो व्यक्ति की मृत्यु तो तुरंत हो ही जाएगी, ठीक। अब नासा क्षेत्र को समझते हैं। नाक का वह अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर जाती है, यानी कि नाक के जो दो छिद्र दिखते हैं उसके अंदर बाल पाए जाते हैं जो कि क्या कहते हैं, धूल कड़े और जो गंदगी होती है उसको रोकते हैं। नासिका कपाट, नाजल वाल्व जो होती है, नाक का पिछला भाग होता है जिसमें चिपचिपा म्यूकस निकालते हो, ठीक, म्यूकस निकलता है नाक से। तो नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें क्या करता है, सुगंध का एहसास कराता है। सुगंध का एहसास कौन कराता है, तो ऑल्फैक्टरी लोब कहलाता है। अब देखिए ग्रसनी को समझते हैं, ठीक है। तो ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स, यह नसिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों आते जाते हैं। ग्रसनी जो होता है, फेरिंग जो होता है, निगल द्वार यानी कि गैलेट के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है, ठीक है। और देखिए ग्रसनी जो होती है तो देखिए स्वरयंत्र यानी कि लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से जुड़ता है। स्वरयंत्र लैरिंग्स को समझते हैं। तो देखिए लैरिंग्स का वर्क क्या होता है, तो यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और स्वरयंत्र के दीवार जो होती है उपास्थियों के 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है, ठीक। स्वरयंत्र की जो दीवार होती है वह 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है, जो ऐसे ऐसे करके जो दिखती है, ठीक है। तो यह 9 टुकड़ों से बनी हुई होती है। यह आवाज़ निकालने में सहायक होती है, अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंग्स करती है, ठीक। हमारे में लैरिंग्स करती है और पक्षियों में क्या कौन सा करता है, सैरिंग्स करती है। अब लैरिंग्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे इपिग्लॉटिक्स कहते हैं, ठीक। जब हम कुछ निगलते हैं तो वही देखिए जो उभरी, बहुत लोगों में बिल्कुल इपिग्लॉटिक्स जो है ऐसे उठी दिखाई देती है, ठीक, ऐसे दिखाई देती है नुकीली से। तो इपिग्लॉटिक्स क्या बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में ना जाकर के क्या होता है, ग्रास नली में चला जाता है, ठीक। अब देखिए नाक जहाँ होती है, ठीक है, कि आपका सॉरी नाक जहाँ पे होती है, ठीक, यहाँ पे एक ऐसे पानी होता है, साथ में ऐसे लटका होता है, ठीक, हमने गलत बता दिया, ये ऐसे लटका होता है, इसे इपिग्लॉटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यही क्या करता है, यही डिसाइड करता है खाना किधर जाना है, ठीक है। देखिए जब इपिग्लॉटिस खुला रह जाता है तो हमें क्या होती है, देखो कभी कभी जब श्वास नली में खाना चला जाता है तो हमें हिचकियाँ आने लगती हैं, ठीक। तो कोई आपको याद नहीं कर रहा होता है, वो हमारे माइंड देखिए कुछ सोचता रहता है जिससे क्या होता है, ये सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो क्या खाना क्या होता है जो खाने वाली नली से क्या होता है, श्वास नली में चला जाता है, ठीक है। तब क्या होते हैं, हमें हिचकी आने लगती है। इपिग्लॉटिस का नियंत्रण जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक, जो दिमाग में होता है। फेफड़ा, लंग्स, तो देखिए यह मानव के वक्षगुहा में पाया जाता है और यह मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा जो होता है बड़ा होता है और फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है और फेफड़े को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त को का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है, ठीक। रक्त कहाँ होता है, तो लंग्स यानी कि फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है। श्वास नली ट्रैकिया, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है और श्वास नली जो होती है लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। लंबाई पूछी जाए तो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया के बाहर देखो कार्टिलेज जो होती है कि सुरक्षा
परत होती है, ठीक। जो ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है और जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर के 2 शाखा में ऐसे करके ऐसे बटी हुई होती है, ठीक है। देखो शाखा में बटी होती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक। छोटी छोटी ब्रोंकाई लगी हुई होती है, ठीक है, ब्रोंकाई कहते हैं। और आगे जाकर ब्रोंकाई की शाखाएं छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके ऐसे बन जाती हैं, ठीक है, तो उसे ब्रेंकियोलस कहते हैं। और वायुकोष्ठ, देखो इसकी संरचना हम लोग फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। ताकि देखिए ये जो है तो इसको कहेंगे, इसको ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक, बटी होती, इनको कहते हैं देखो इसको कहते हैं ब्रैंकियोलस, ठीक। और ये जो लगी होती है इनको कहते हैं अल्वोली, ठीक है, इनको अल्वोली कहते हैं। अब वायुकोष्ठ को देखते हैं तो देखिए ब्रैंकियोलस के सिरे पर गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे एल्वियोली कहते हैं, ठीक। एल्वियोली जो होती है गैसों के विनिमय का कार्य करती है। जब एल्वियोली जाम हो जाती हैं, ठीक, जब जाम हो जाती है तब क्या होता है, तब का देखते हैं, तब क्या होता है, तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं, ठीक। उस बीमारी को क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, जब कफ जमा हो जाता है, ठीक है। और टीबी नामक रोग एल्वियोली में छेद, जब इसी में क्या होंगे, जो ये गोल गोल होती है इनमें छेद जब हो जाते हैं तब क्या होती है, टीबी हो जाती है, ठीक है। और जब एल्वियोली पर बलगम ज़्यादा समय तक जम जाता है, ठीक, सर्दी में जुकाम में तो नॉर्मली बात है, ठीक है। और तो जब जम ही जाता है तब उसे दमा कहते हैं, क्या कहते हैं, दमा कहते हैं। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त में अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एल्वियोली यानी कि एचबी में ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक। जो देखो जो ब्लड में क्या होता है, ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है शरीर में, ठीक। तो इसमें क्या होता है, छोड़ देता है ऑक्सीजन। ब्लड जो होता है वो एल्वियोली में क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जिसमें एचबी जो होता है रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HbO2 हो जाता है। और HbO2 कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देती है, ठीक है। और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है जिसके फलस्वरूप देखिए कार्बन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और HbCO2 को बांध लेता है, जिससे क्या होता है, यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। पुनः एल्वियोलिक तक क्या होता है, फिर से वापस आ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो निःश्वसन तो एल्वियोली में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाहर निकल जाती है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। अब टाइडल वैल्यू को समझ लेते हैं। देखिए एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं, ठीक, जितनी लेंगे जितनी छोड़ेंगे उसे हम टाइडल वैल्यू कहेंगे, ठीक, टाइडल वैल्यूम कहेंगे। और इसे टीवी भी कहते हैं, ठीक। टाइडल वैल्यूम जो होती है, जितनी हम लोगों ने एक बार में सांस ले ली और जितनी छोड़ी, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं टाइडल वैल्यूम और इसे टीवी भी कहते हैं, यानी कि टी और वी, टाइडल वैल्यूम, ठीक है। और एक बार में टाइडल वैल्यूम जो होती है 500 ml होती है। कितनी होती है, 500 ml होती है। अतः 1 मिनट की बात की जाए तो देखिए टीवी बराबर 500 × 16, ठीक है। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ml आएगा, ठीक है, ये निकलेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी देख लेते कितनी होती है। तो एक बार में ली गई जो अधिकतम वायु श्वास को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं या TLC कहते हैं, ठीक। TLC का मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक। TLC लगभग देखिए 6000 ml या 6 लीटर होता है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है TLC का मात्र लगभग 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है टाइडल जो होता है, ठीक, 80% होता है। और देखिए जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो उसे वेंटिलेटर मशीन पर ले जाया जाता है, यानी कि कृत्रिम जो होती है कृत्रिम सांस दी जाती है। जैसे कि आपने देखे कहीं लास्ट स्टेज पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, यानी कि अपने में सांस देखिए कृत्रिम विधि द्वारा दिलाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दी जाती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है। वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में ही किया जाता है, ठीक है। और देखिए जब अधिक गहराई में जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाता है, हीलियम ले जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाता है, हीलियम ले जाता है। देखिए पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर जो होगा, जो एकदम तली तक जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाएगा, और कम गहराई में जाएगा वह सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाएगा, ठीक है। और देखिए वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है और छोटा बच्चा 14 से 30 बार सांस लेता है, यानी कि इसकी रेस्पिरेशन होती है ज़्यादा तेज होती है, ठीक है।
आप देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कोशिकीय श्वसन है। क्या है? कोशिकीय श्वसन है। तो देखिए कोशिकीय श्वसन को जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।